नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आयनिक साम्य। आयनिक साम्य में बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीएच के बारे में और जल का आयनन यानी कि जल का स्वतः अपघटन हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशन यानी कि बफर विलयन और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं लवण जल अपघटन। तो सबसे पहले बात करते हैं बफर विलयन की। तो बफर विलयन क्या होते हैं बच्चों? बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें थोड़ी मात्रा में परबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर भी उनके पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर वो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। ऐसे विलयन को कहते हैं हम बफर विलयन। और ये कैसे काम करते हैं और कैसे इसको पहचान सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं बफर विलयन जिनको हम कहते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर उनके पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर कहें पीएच में परिवर्तन का ये विरोध करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बफर विलयन या फिर उभय प्रतिरोधी विलयन। अब ये कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि में हम समझेंगे कि कैसे ये पीएच का विरोध करते हैं या फिर पीएच को स्थिर रखते हैं। ये हम केवल बात करें थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर, थोड़ी मात्रा में। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। बफर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक अम्लीय बफर और एक क्षारीय बफर। अम्लीय बफर और क्षारीय बफर दो प्रकार के हैं। अम्लीय बफर को हम कैसे पहचान सकते हैं? अम्लीय बफर में क्या होता है, एक तो दुर्बल अम्ल होगा, एक तो क्या होगा बच्चों? दुर्बल अम्ल होगा और उस दुर्बल अम्ल का एक लवण होगा, उसी दुर्बल अम्ल का कोई लवण होगा जो कि घुलनशील होगा, क्योंकि हम जानते हैं लवण जो हैं वो घुलनशील होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो हम अम्लीय बफर को कैसे पहचान सकते हैं कि उसमें एक तो दुर्बल अम्ल होगा और उसी दुर्बल अम्ल का लवण भी उसमें उपस्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और उसमें हम सोडियम एसीटेट मिला दें। सोडियम एसीटेट में क्या है? एसीटेट आयन है जो किसका लवण है? एसिटिक अम्ल का लवण है, यानी कि एक कॉमन आयन उसमें उपस्थित होता है। कैसे कैसे बच्चों? हमने क्या देखा, CH3COOH क्या है? ये तो है दुर्बल अम्ल, और इसी का लवण हम इसमें डाल दें जिसमें कि अम्ल भी उपस्थित है और इसका कॉमन आयन जो कि एसीटेट आयन है, इसका लवण मान लेते हैं कि हम CH3COONH सोडियम एसीटेट इसमें मिला दिया, जिसमें कि क्या होगा? CH3COO- एसीटेट आयन होगा। तो यानी कि अम्लीय बफर में दुर्बल अम्ल और उसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस का मतलब संयुग्मी क्षार, क्या कह रहे हैं हम? उसी का संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार हमने पढ़ लिया था बच्चों। संयुग्मी क्षार और अम्ल, अम्ल कौन सा उपस्थित होना चाहिए? दुर्बल अम्ल, उसी को क्या कहेंगे हम? अम्लीय बफर। ऐसे ही हम क्षारीय बफर देख सकते हैं। क्षारीय बफर में क्या होगा? क्षारीय बफर में एक दुर्बल क्षार होगा और उसका संयुग्मी अम्ल होगा। क्या होगा बच्चों? संयुग्मी अम्ल, या फिर कहें उसी का क्या होगा? लवण होगा, उसी क्षार का लवण होगा। तो क्षारीय बफर क्या होगा? दुर्बल क्षार प्लस उसी दुर्बल क्षार का घुलनशील आयनिक लवण। फॉर एग्जांपल NH4OH एक दुर्बल क्षार है, NH4OH क्या है? एक दुर्बल क्षार है, और उसी का घुलनशील लवण NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। यहां पर क्या है? NH4OH किसमें टूटेगा? NH4+ और OH आयन में टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, और हम क्या ले रहे हैं? इसी का घुलनशील क्या ले रहे हैं? लवण ले रहे हैं NH4Cl, जो किसमें टूटेगा? NH4+ और Cl क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। यहां पर ये क्या है? इसी का संयुग्मी अम्ल है। क्या है? संयुग्मी अम्ल। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो दुर्बल अम्ल है उसका संयुग्मी क्षार क्या है? अमोनियम आयन है। इस दुर्बल क्षार का संयुग्मी अम्ल क्या है? अमोनियम आयन है। तो ये अमोनियम आयन इस सॉल्ट में प्रेजेंट है, तो इसको क्या कह देंगे हम? इसको कह देंगे क्षारीय बफर। यानी कि हमारे पास एक तो ये दुर्बल क्षार होना चाहिए और कुल मिलाकर एक इसका संयुग्मी अम्ल होना चाहिए, उसको कह देंगे हम क्षारीय बफर। अब ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं
और प्रेजेंट ना हो, मतलब बाद में बन जाएं, तो वो भी हम पहचान सकते हैं। बाद में कैसे बन जाएं कि हमने NH4OH में HCl डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, NH4OH, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दुर्बल क्षार था, इसमें हमने मिला दिया HCl, एक प्रबल अम्ल मिला दिया। प्रबल अम्ल किसमें मिला रहे हैं हम, लिमिटेड मात्रा में मिला रहे हैं। लिमिटेड मात्रा में मिलाने पर क्या होगा, ये थोड़ा बहुत जो है वो इससे क्रिया कर जाएगा और ज्यादा क्या बचा रहेगा, ज्यादा क्या बचा रहेगा, क्षार बचा रहेगा। और ये क्या है, कम मात्रा में हम लें। अब कम मात्रा में लेने पर होगा क्या, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, और लवण बनाकर क्या बना देंगे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया यहां पर हो जाएगी। क्या बनाएंगे, NH4Cl + H2। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मात्रा में जो NH4OH था वो इससे अभिक्रिया करके क्या बन गया, NH4Cl, यानी कि लवण बना लिया, और बच गया क्या, जल अलग से निकल जाता है। तो ये हमारे पास बन गया थोड़े से NH4OH से। अब यहां पर बाकी भी बचा है NH4OH और ये लवण भी बचा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या था, ये था बफर विलयन, क्योंकि अब इसमें अम्ल बचा हुआ नहीं है। अम्ल जो जितना भी था वो उसने क्रिया कर ली है, किससे, क्षार से क्रिया करके लवण बना चुका है। अब केवल और केवल विलयन में हमारे पास क्षार बचा है और उसका संयुग्मी अम्ल, या फिर कहें कि उसका कॉमन आयन रखने वाला लवण उपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। ऐसे ही हम अम्लीय विलयन के लिए भी देख सकते हैं, अम्लीय बफर विलयन के लिए भी देख सकते हैं कि हमें डायरेक्ट बफर विलयन ना दिया हुआ हो और बाद में जाकर वो क्या बन रहा हो, लवण बन रहा हो, तो उसको हम पहचान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये किस क्रिया विधि पर आधारित है, कैसे ये क्रिया करता है, कैसे ये पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, या फिर कहें कैसे इसकी पीएच जो है वो नियत रहती है, तो उसकी बफर क्रिया समझने के लिए हम देखते हैं कि एक बफर तंत्र में एक संयुग्मी अम्ल क्षार जो है वो युग्म में प्रेजेंट होता है। हम कह रहे थे कि अगर बफर विलयन अम्लीय बफर विलयन है तो उसमें दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी क्षार उपस्थित है। ऐसे ही हम क्षारीय बफर के लिए क्या कह रहे हैं कि उसमें दुर्बल क्षार और उसका संयुग्मी अम्ल उपस्थित है, तो ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म जो है वो उपस्थित हो सकता है। इनको क्रमशः अम्ल आरक्षित और क्षार आरक्षित कहते हैं। क्या कह रहे हैं इनको, आरक्षित अम्ल या आरक्षित क्षार कह रहे हैं। अब होता क्या है, जब थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है, कौन सा, प्रबल, तो क्या होता है, इससे ये आरक्षित क्षार या आरक्षित अम्ल से क्रिया करके क्या कर देते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे कि क्या नहीं होता है, पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि बफर में उपस्थित दुर्बल घटक वह उसका प्रबल संयुग्मी आयन जो है वो H+ आयन या OH आयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का निर्माण कर लेंगे। अब ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो वो टूटेगा नहीं और किस में रहेगा, संयुक्त अवस्था में रहेगा, जिससे कि H+ आयन और OH आयन जो है वो संयुक्त अवस्था में आ जाएंगे। संयुक्त अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं रहेंगे, और जब H+ आयन और OH आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहेंगे तो पीएच में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास अम्लीय बफर है। अम्लीय बफर है तो अम्लीय बफर कौन सा होगा कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है जो कि दुर्बल अम्ल है। अब इसका एक संयुग्मी क्षार यानी कि एसीटेट आयन भी उपस्थित होगा, ये दोनों हमारे पास उपस्थित है। अब हम मान लेते हैं कि इसमें क्षार डालते हैं, प्रबल क्षार OH आयन डालते हैं। OH आयन क्या करेगा, OH आयन जो है वो एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा भाई, OH आयन क्या करेगा, ये एसिटिक एसिड था, इससे OH आयन अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, CH3COO एसीटेट आयन प्लस H2, क्या बना लेगा, एसीटेट आयन प्लस H2। अब बना क्या है, H2, इसका मतलब ये तो उदासीन है, और ये उदासीन है तो ये पीएच में परिवर्तन नहीं करेगा। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि हमने अगर इसमें H+ यानी कि एसिड मिलाया होता तो एसिड हमारे पास क्या है, यहां पर एसीटेट आयन भी है, इसमें क्या है बच्चों, एसीटेट आयन भी उपस्थित है। एसीटेट आयन से H+ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। अब यहां पर जो है H+
जो है मुक्त अवस्था में ना होकर कहाँ है, संयुक्त अवस्था में है, क्योंकि एसिटिक एसिड एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो ये H+ में नहीं टूटेगा, जिससे कि H+ जो है मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा, इसलिए यहां पर pH में जो है परिवर्तन नहीं होगा। अब ऐसे ही हम क्षारीय बफर के लिए भी देख सकते हैं। क्षारीय बफर में क्या होगा, एक तो दुर्बल क्षार होगा और एक उसका संयुग्मी अम्ल होगा। फॉर एग्जांपल हम सोडियम हम ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका संयुग्मी अम्ल क्या ले रहे हैं, अमोनियम आयन ले रहे हैं। अब यहां पर अगर हम अम्ल की मात्रा थोड़ी सी मात्रा डालते हैं, H+ डालते हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने लिया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमने अम्ल की मात्रा डाल दी थोड़ी सी, तो ये क्या करेगा, अमोनियम आयन बना लेगा, यानी कि इसका संयुग्मी अम्ल बना लेगा, प्लस H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर H+ या OH आयन जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं है, इसलिए इसमें pH में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं, अगर इसमें हम OH आयन डालते यानी कि क्षार डालते तो क्या होता, हमारे पास अमोनियम आयन जो है वो मुक्त अवस्था में इसमें उपस्थित है, प्लस OH आयन इसमें अगर डालेंगे तो ये इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, NH4OH, जो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसलिए यहाँ पर OH आयन भी जो है मुक्त अवस्था में ना रह करके इसमें रहेगा, संयुक्त अवस्था में रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी pH में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं बफर क्रियाविधि को। तो बफर क्रियाविधि क्या हो गई कि यहाँ पर एसिटिक अम्ल अगर OH आयन यानी कि क्षार डालते हैं तो वो H2O बनाएगा, जिससे कि क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, और इसके निर्माण के कारण क्या होगा, pH में परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम H+ आयन डालते हैं तो वो किससे रिएक्ट करेगा, वो एसीटेट आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा, ताकि उसकी pH में परिवर्तन ना हो। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं बेसिक बफर यानी कि क्षारीय बफर विलयन को भी समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी बफर क्रियाविधि। इसमें हम क्या देख रहे हैं, बफर का pH कैसे निकालते हैं। बफर का pH निकालने के लिए हेंडरसन हॉसल-वॉच एक समीकरण दिए थे, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, pH का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं हम अम्लीय बफर के लिए हमें pH निकालनी है। अम्लीय बफर में क्या है, एसिटिक एसिड का एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो किसमें टूट रहा है, एसीटेट आयन और H+ में टूट रहा है, और उसमें एक क्या उपस्थित होगा, उसी का कॉमन आयन रखने वाला लवण उपस्थित है, यानी कि सोडियम एसीटेट का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो किसमें टूटेगा, एसीटेट आयन और सोडियम आयन में टूट जाएगा, क्योंकि ये प्रबल है, क्योंकि लवण है तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो ये पूरा का पूरा किसमें रहेगा, आयनों में उपस्थित रहेगा, जबकि अम्ल जो है वो दुर्बल है, इसलिए उसकी आयनन की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर Ka कैसे निकाल सकते हैं हम, Ka बराबर क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन की सांद्रता इंटू H+ यानी कि प्रोटॉन की सांद्रता बट्टे एसिटिक एसिड की सांद्रता। तो Ka कैसे निकालते थे, उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक की सांद्रता। तो Ka आ जाएगा हमारे पास एसीटेट आयन की सांद्रता इंटू H+ की सांद्रता बटे एसिटिक एसिड की सांद्रता। यहाँ से H+ आयन की सांद्रता अगर निकाले तो H+ की सांद्रता कैसे हो जाएगी, ये इधर गुणा में चला जाएगा और ये बट्टे में भाग में आ जाएगा। तो H+ की सांद्रता हो गई Ka इंटू एसिटिक एसिड की सांद्रता बटे एसीटेट आयन की सांद्रता। यहाँ पर ये क्या है, ये अम्ल है, जबकि ये एसीटेट आयन क्या है, इसको हम लवण बोल सकते हैं या फिर संयुग्मी क्षार बोल सकते हैं। यहां पर लेना क्या है, हमें लेना है संयुग्मी क्षार की सांद्रता, ना कि लवण की सांद्रता, क्योंकि हो सकता है लवण टूटने के बाद ये हमारे पास एक से ज्यादा जो है आयन निकल के आए, तो हमें लेना है किसकी, संयुग्मी क्षार की सांद्रता। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास अगर ये होता CH3COO का होल ट्वाइस और कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम एसीटेट अगर होता, तो यहां पर ये जो एक लवण जो है वो 2 एसीटेट आयन देता, तो यानी कि यहां पर सांद्रता क्या हो जाती, लवण की सांद्रता से एसीटेट आयन की सांद्रता डबल हो जाती। लेना क्या है हमें, संयुग्मी क्षार यानी कि एसीटेट आयन की सांद्रता हमें लेनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गई, H+ की सांद्रता आ गई। H+ की सांद्रता से हम pH निकाल सकते हैं, इसका माइनस लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा। माइनस लॉग लेने पर क्या आएगा, माइनस लॉग इंटू, इसको अगर हम माइनस लॉग से गुणा करें तो माइनस लॉग इंटू क्या आ जाएगा, K इंटू एसिटिक एसिड की सांद्रता बटे एसीटेट आयन की सांद्रता, और इसको आगे सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस लॉग K
भाई अलग अलग गुणा कर लेंगे, के को अलग कर लिए माइनस लॉग से गुणा, और सांद्रता वाली टर्म्स को अलग से गुणा कर लिए। यहां से माइनस लॉग के को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के को लिख सकते हैं पी के। हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था, इसको हम पी के से डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, पी के। ये माइनस लॉग में एसिटिक एसिड की सांद्रता बटे क्या आ रहा था, एसीटेट आयन की सांद्रता। अगर इसको हमें प्लस में बदलना हो तो इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो प्लस में बदल जाता है लॉग में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एसीटेट आयन की सांद्रता बटे एसिटिक एसिड की सांद्रता। यहां से हमारे पास पीएच बराबर क्या आ गया, पीएच बराबर आ गया पी के ए प्लस लोग एसीटेट आयन की सांद्रता बटे एसिटिक एसिड की सांद्रता, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये कौन है, ये संयुग्मी क्षार है, और बटे अम्ल की सांद्रता आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, संयुग्मी क्षार बटे अम्ल की सांद्रता। तो ये हमारे पास समीकरण आ जाती है जो कि हेंडरसन इक्वेशन कहलाती है। ऐसे ही हम क्षारीय बफर के लिए भी निकाल सकते हैं पीएच का मान। वहां पर पीएच का मान आकर हमारे पास सीधे से क्या आएगा, पीओएच का मान आएगा, और पीओएच का मान आने पर हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना आता है, 14 आता है। तो इसी प्रकार से हम क्षारीय विलयन के लिए कैसे निकाल सकते हैं, पीओएच बराबर क्या आ जाएगा, पी के बी प्लस लोग संयुग्मी अम्ल बटे क्षार। जहां पर संयुग्मी क्षार आ रहा था वहां पर क्या आ जाएगा, संयुग्मी अम्ल आ जाएगा, और जहां पर अम्ल आ रहा था वहां पर क्या आ जाएगा, क्षार आ जाएगा। पी के ए की जगह क्या आ जाएगा, पी के बी आ जाएगा, और पी एच की जगह क्या आ जाएगा, पी ओ एच की आ जाएगा। क्योंकि हम क्षार की बात कर रहे हैं तो क्षारीय बफर के लिए भी हम पीएच का मान निकाल सकते हैं। ये भी कौन सी इक्वेशन है, हेंडरसन इक्वेशन है, किसके लिए, पीएच का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्षारीय अम्लीय बफर के लिए हम पीएच का मान निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें NH3 के जलीय विलयन में क्या डाल रहे हैं, HNO3 डाल रहे हैं, और कितना डाल रहे हैं, इस प्रकार मिलाते हैं कि 50% यानी कि 50% क्या हो जाए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाए। अब पूछ क्या रहा है, मिश्रण का पीएच क्या होगा, और यहां पर दिया हुआ है NH3 के लिए Kb का मान कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। तो Kb तो क्या आ गया हमारे पास, Kb आ गया, Kb बराबर है 2 × 10⁻⁵। अब और क्या दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है NH3 का जलीय विलयन। NH3 का जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया, NH3 प्लस H2, और ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NH4OH। अब NH4OH यहां पर क्या है, दुर्बल क्षार हो गया। क्या हो गया बच्चों, दुर्बल क्षार। अब ये दुर्बल क्षार है, इसमें मिला क्या रहे हैं, HNO3, जो कि क्या है, प्रबल अम्ल है। अब हमें क्या पता, हमें नहीं पता है कि ये बफर विलयन है या क्या है। हमने क्या कहा था कि हमें अभिक्रिया करवा के देखना है कि बफर विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें दिया हुआ नहीं है कि बफर विलयन है, क्योंकि बेस तो दिया हुआ है लेकिन इसका कॉन्जुगेट एसिड हमें नहीं दिया हुआ है, या फिर कहें कि इसमें समान आयन रखने वाला लवण हमारे पास नहीं है। अब होगा क्या, यहाँ पर NH4OH और HNO3 अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया करेंगे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया करेंगे। उदासीनीकरण की अभिक्रिया कैसे होगी, NH4OH प्लस HNO3 मिलकर क्या बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे NH4NO3 और प्लस H2O, यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। यहां पर NH4NO3 क्या है, ये लवण बन गया। लवण क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, जबकि NH4OH क्या है, दुर्बल क्षार है। और कह क्या रहा है कि इसमें 50% उदासीनीकरण की अभिक्रिया हुई है, यानी कि 50% तो ये है और 50% ही क्या होगा, लवण उपस्थित होगा। यानी कि हम अगर माने कि इसकी सांद्रता x मोलर है तो इसकी सांद्रता भी क्या रहेगी, x मोलर रहेगी। अब हमें यहाँ पर क्षार की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है और उसके लवण की कॉन्सेंट्रेशन या फिर कहें उसकी संयुग्मी अम्ल की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, हमें पीएच निकालना है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये बफर विलयन हो गया। क्या हो गया बच्चों, बफर विलयन हो गया।
और बफर विलयन कौन सा, क्षारीय बफर है। तो क्षारीय बफर के लिए हमने हेंडरसन इक्वेशन क्या देखी थी, POH बराबर क्या होता है, POH बराबर होता है PKB प्लस लॉग में संयुग्मी अम्ल की सांद्रता या फिर कहें लवण की सांद्रता बटे क्षार की सांद्रता, संयुग्मी अम्ल बटे क्षार की सांद्रता। ठीक है बच्चों, यहां पर PKB कैसे निकालेंगे, हमें KB का मान दिया हुआ है, KB का मान कितना है 2 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। तो यहां से हमारे पास KB बराबर कितना है 2 × 10⁻⁵। तो PKB कैसे निकल के आ जाएगा, PKB होगा माइनस log 2 × 10⁻⁵। इसको हम log A × B वाले फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। क्या आएगा, माइनस log 2 और माइनस log 10⁻⁵। इसको हम log A की पावर x से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ये पावर कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस log 2 माइनस और ये माइनस का 5 log 10। log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, और log 2 का मान हमें पता है कितना होता है 0.3 होता है बच्चों। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 0.3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना 5 बराबर क्या आ जाएगा 4.7 के आसपास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, PKB का मान आ गया, यहां से हम POH निकाल सकते हैं। तो POH क्या हो जाएगा, POH बराबर आ जाएगा PKB कितना है 4.7 प्लस log संयुग्मी अम्ल की सांद्रता कितनी है x, कितनी आई थी हमारे पास x मोलर आई थी, संयुग्मी अम्ल की सांद्रता या फिर कहें लवण की सांद्रता x मोलर, और दुर्बल क्षार की सांद्रता भी कितनी है x। तो यहां पर भी हम x रखेंगे, यहां पर भी हम क्या रख देंगे x रख देंगे। तो यहां पर भी x आ गया और यहां पर भी x आ गया, x से x कैंसिल हो गया और log 1 आ जाता है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, कितनी होती है बच्चों 0 होती है। तो POH क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा 4.7 प्लस 0 यानी कि क्या आ जाएगा 4.7। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें pH का मान पूछा है। तो POH प्लस pH हमें पता है कितना होता है, pH प्लस POH होता है 14। तो यहां से pH का मान हम निकाल सकते हैं। pH बराबर क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा 14 माइनस 4.7 आ जाएगा बच्चों। आया कितना आंसर 9.3। तो pH बराबर 9.3 इसकी हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी हमें बफर विलयन दे और उसका pH पूछे तो हम निकाल सकते हैं, POH भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं जल अपघटन किसका, लवण का। तो लवण का जल अपघटन करने पर हमें किस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा, यानी कि उसका नेचर अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा, वही हमें देखना है। क्योंकि है तो ये लवण, लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वो अम्लीय हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है या फिर उदासीन भी हो सकता है। वो निर्भर करेगा कि लवण बना कैसे है, उस पर निर्भर क्या करेगा उसकी प्रकृति। तो लवण का जल अपघटन अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया से होता है। भाई अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण की अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे हमारे पास HCl जो है वो अम्ल है, इसे हम क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने NaOH लिया, तो इससे क्या बनेगा, इससे NaCl एक लवण बनेगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया से हमें क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है। अब जल अपघटन जो है, जल अपघटन क्या होता है, इसी लवण का जल अपघटन NaCl प्लस H2, ये क्या है, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या है, उल्टा प्रोसेस है, जिसमें कि अम्ल या क्षार बन सकते हैं। उनकी प्रकृति के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये जो लवण है उसका जल अपघटन करने पर अम्लीय विलयन प्राप्त होगा या क्षारीय विलयन प्राप्त होगा या फिर उदासीन विलयन प्राप्त होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि लवण का जल अपघटन जो है वो अम्ल क्षार की उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है उसके विपरीत जो है वो ये होती है। लवण में दुर्बल कारक से प्राप्त घटक जो है उसका जल अपघटन होता है, जबकि प्रबल कारक से प्राप्त जो लवण का आयन है उसका जल अपघटन नहीं होता है। इसको हम आगे समझेंगे। तो
या फिर हम कहें लवण में उपस्थित प्रबल संयुग्मी आयन का जल अपघटन होता है। ये कैसे देख सकते हैं? ये ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी जो अभिक्रिया है वो प्रबल से दुर्बल की ओर जाती है, ना कि दुर्बल से प्रबल की ओर। फॉर एग्जाम्पल HCl हम ले रहे हैं। HCl हमारे पास क्या है? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल जो है वो किधर जाएगा? H++ Cl- में, मान लेते हैं कि H2 में इसमें टूटता है। तो इसका जो संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार यहां पर क्या है? संयुग्मी क्षार क्लोराइड आयन है। अब ये संयुग्मी क्षार जो है वो क्या है? दुर्बल है, जबकि HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। तो ये प्रबल से किधर जा रही है? ये प्रबल से दुर्बल की तरफ जा रही है, ना कि दुर्बल से प्रबल। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं एसिटिक एसिड का एग्जांपल CH3COOH, ये टूटकर क्या बनाएगा? CH3COO- प्लस H+। यहां पर हम देखें ये इसका संयुग्मी क्षार है। क्या है बच्चों? संयुग्मी क्षार। अब चूंकि हमें पता है कि जो ये एसिटिक एसिड है ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब ये दुर्बल है तो इसका संयुग्मी क्षार है वो क्या होगा? प्रबल होगा। तो ये अभिक्रिया इधर से इधर ना जाकर इधर से इधर ज्यादा आएगी, यानी कि ये अनआयनिक अवस्था में ज्यादा रहेगा, जबकि आयनिक अवस्था में कम रहेगा। तो यहां पर ये संयुग्मी क्षार क्या है? प्रबल है। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया प्रबल से दुर्बल की ओर होती है। और इसी नियम पर आधारित है लवण का जल अपघटन। ठीक है बच्चों, तो जो प्रबल कारक होगा उसका तो क्या हो जाएगा? जल अपघटन हो जाएगा, जबकि दुर्बल का नहीं होगा। या फिर हम कहें कि लवण में जो दुर्बल कारक है उससे प्राप्त घटक का क्या हो जाएगा? जल अपघटन हो जाता है। या फिर कहें उसमें उपस्थित प्रबल जो संयुग्मी क्षार या अम्ल है, या फिर उसे कहें संयुग्मी आयन है, उसका क्या हो जाएगा? जल अपघटन हो जाता है। लवण के जलीय विलयन की प्रकृति जो है वो प्रबल घटक के अनुसार होती है, यानी कि लवण अगर प्रबल अम्ल से मिलकर बना है तो वो प्रबल प्रकृति का होगा, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl जो है वो प्रबल अम्ल है, और इसको हम मिलाते हैं एक दुर्बल क्षार से NH4OH से, तो लवण क्या बना? NH4Cl बना। अब ये NH4Cl लवण का अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो यहां पर क्या है? प्रबल कौन था? अम्ल था, जबकि दुर्बल कौन था? क्षार था। तो इसका जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। इसका मतलब ये किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। किसका? इसका जल अपघटन। तो किस पर निर्भर करेगा? ये प्रबल घटक के प्रकृति पर निर्भर करता है। कारण क्या होता है कि दुर्बल आयन का जो है वियोजन हो जाता है, उसका जल अपघटन नहीं होता है। हमने क्या कहा था कि प्रबल से दुर्बल की ओर अभिक्रिया जाती है, दुर्बल से प्रबल की ओर नहीं आती है। तो दुर्बल जो आयन है उसका वियोजन ही रहता है, वो संयुक्त अवस्था में नहीं आएगा। तो लवण जो है उसमें लवण कैसे बनता है? लवण बनता है, धनायन तो आता है क्षार से और ऋणायन आता है कहां से? अम्ल से। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो क्लोराइड जो है Cl- जो है ये क्या है? ऋणायन है। और ऋणायन कहां से बता रहे हैं हम? अम्ल से। ऋणायन कहां से बता रहे हैं हम? अम्ल से। कहां से आया था? अम्ल से। इसी प्रकार से NH4+ जो है वो क्या है? धनायन है, और NH4+ जो है वो कहां से आ रहा था? क्षार से। तो इसका मतलब धनायन तो आता है क्षार से और ऋणायन आता है अम्ल से। ये किसकी बात कर लिया हमने? लवण की। अब ये 4 प्रकार से हो सकता है। जल अपघटन की होने वाले व्यवहार के आधार पर लवणों के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कैसे? हम लवण किससे बना रहे? अम्ल और क्षार से। अम्ल कितने प्रकार के बता दिए? 2 प्रकार के, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ऐसे ही क्षार कितने प्रकार के? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ऐसे ही हम कह सकते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। एक लवण वो हो सकता है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हो। तो एक प्रकार का लवण, एक लवण हो सकता है जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हो। 2 प्रकार के लवण, एक लवण हो सकता है जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हो। 3 प्रकार के लवण, एक हो सकता है जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हो। यानी कि 4 प्रकार के लवण यहां पर पॉसिबल है।
तो कौन कौन से हो जाएंगे, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार का लवण। एग्जाम्पल के तौर पर HCl प्रबल अम्ल है और NaOH जो है वो प्रबल क्षार है, यहां पर एक लवण बनेगा NaCl। ठीक है, इसी प्रकार से प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण, तो प्रबल अम्ल हमने HCl ले लिया और दुर्बल क्षार क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यहां से हमें लवण मिल रहा है NH4Cl, तो ये दूसरे प्रकार का लवण हो गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण। दुर्बल अम्ल ले रहे हैं हम एसिटिक एसिड, दुर्बल अम्ल ले लिया एसिटिक एसिड और प्रबल क्षार ले लिया हमने NaOH, तो यहां से सोडियम एसीटेट एक लवण है जो किससे बन रहा है, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल हमने ले लिया एसिटिक एसिड, दुर्बल क्षार हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहां से अमोनियम एसीटेट जो है आयन अमोनियम एसीटेट जो है वो लवण बना है किससे, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से। तो ये चार प्रकार के हमारे पास लवण मिल जाते हैं। अब इनकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को हम कैसे देखते हैं, इनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति हमने कहा था कि उनका जो प्रबल घटक है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर पहले प्रकार का प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण हम ले तो यहाँ पर अम्ल क्या है, प्रबल है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी जब जल अपघटन करवाएंगे। यहाँ पर कैसे होगा जल अपघटन, अम्लीय प्रकृति कैसे होगी, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी हो रही है। हमने इसका उदाहरण लिया प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से, क्या बना है लवण NH4Cl, एक लवण बना है। इसको ये टूटेगा किसमें, NH4+ और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। इसमें धनायन का जल अपघटन हो सकता है जबकि ऋणायन का जल अपघटन नहीं होगा। ये अभी हमने देखा था कि प्रबल से दुर्बल की ओर अभिक्रिया होगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया NH4Cl का भी, यहाँ पर ये किस में टूट रहा है, NH4+ में टूट रहा है और क्लोराइड आयन में टूट रहा है। अब NH4+ का अगर हम जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, NH4OH बनता है प्लस H+ बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, NH4OH दुर्बल क्षार है जबकि इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा। तो ये अभिक्रिया किससे होगी, प्रबल से दुर्बल की तरफ हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से हम क्लोराइड आयन का जल अपघटन अगर देखें तो क्लोराइड आयन का जल अपघटन कराने पर क्या होगा, यहां पर HCl+OH आयन बनता है। क्या बनेगा, HCl+OH आयन। कैसे बनता है, H2O में H+ और OH आयन रहते हैं। ठीक है, तो ये H+ आयन किससे करेगा, क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, HCl और H2O OH आयन बना लेगा। अब यहां पर हमें पता है कि HCl जो है वो प्रबल अम्ल है जबकि इसका संयुग्मी क्षार जो है वो क्या है, दुर्बल है। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया इधर से इधर नहीं होगी। हमने क्या कहा, प्रबल से दुर्बल की ओर होता है, यानी कि इसका जल अपघटन नहीं होगा, क्लोराइड आयन का जल अपघटन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, अमोनियम आयन का जल अपघटन होगा। और अमोनियम आयन का जल अपघटन होने पर क्या बन रहा है, H+ आयन बन रहा है। और H+ आयन बन रहा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय प्रकृति हो गई। तो हम कैसे समझा सकते हैं, इसमें धनायन का जल अपघटन हो रहा है जबकि ऋणायन का जल अपघटन नहीं होता है। कैसे, NH4+ का जल अपघटन होने पर क्या बन रहा है, H+ आयन बन रहा है। इसका मतलब ये H+ आयन बन रहा है तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय प्रकृति हो जाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनता है उसका जल अपघटन कराने पर विलयन जो बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का बनेगा, यानी कि इसकी प्रबल वाला जो घटक है उस पर इसकी प्रकृति निर्भर करती है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रकार का लवण भी देख सकते हैं जिसमें हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण ले रहे हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रबल क्षार है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। उदाहरण के तौर पर हम सोडियम एसीटेट लवण ले रहे हैं, ये किस में टूटेगा, Na+ और एसीटेट आयन में टूटेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर Na+ का जल अपघटन नहीं होगा, किसका होगा, एसीटेट आयन यानी कि ऋणायन का जल अपघटन होगा। तो यहां पर ऋणायन का जल अपघटन होगा जबकि धनायन का नहीं होगा। इसको भी हम समझ सकते हैं कैसे, इसको हम समझ सकते हैं Na+ यहां पर धनायन बन रहा है, अगर इसका हम जल अपघटन करवाते तो क्या बनता, NaOH और प्लस में H+ बनता। NaOH चूंकि क्या है,
प्रबल क्षार है, जबकि इसका संयुग्मी अम्ल क्या है, दुर्बल है। तो ये अभिक्रिया दुर्बल से प्रबल की ओर ना होकर किधर से किधर होगी, प्रबल से दुर्बल की ओर। इसका मतलब इसका जल अपघटन नहीं होगा। जबकि हम एसीटेट आयन के लिए देखें तो एसीटेट आयन में अगर इसका जल अपघटन करवाएं तो क्या बनेगा, यहां पर हमें एसिटिक एसिड प्लस OH आयन मिल जाएगा। अब चूंकि ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, तो इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, प्रबल होगा। अब ये अभिक्रिया प्रबल से दुर्बल की ओर हो रही है, यानी कि ये हो जाएगी, यानी कि एसीटेट आयन का जल अपघटन हो जाएगा और इसका जल अपघटन होगा तो यहां पर क्या बन रहा है, OH आयन बन रहा है, जिससे कि ये कौन सी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, जो हम समझा सकते हैं। तो एसीटेट आयन यानी कि ऋणायन का जल अपघटन होने पर क्या मिल रहा है, OH आयन मिल रहा है। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। तो ये हमने दो प्रकार के लवण देख लिए। तीसरा लवण अगर देखें, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण। यहां पर हम क्या कह रहे थे कि दुर्बल से प्रबल की ओर अभिक्रिया नहीं होगी, प्रबल से दुर्बल की ओर होगी। तो इसकी प्रकृति हम ऐसे नहीं बता सकते, इसकी प्रकृति हम बताएंगे कि इनकी जो अम्लीय या क्षारीय सामर्थ्यता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो दुर्बल अम्ल का ऋणायन व दुर्बल क्षार का धनायन दोनों का क्या होगा, यहां पर जल अपघटन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं अमोनियम एसीटेट, है ना। अमोनियम एसीटेट में अमोनियम आयन बन रहा है और एसीटेट आयन बन रहा है। यहां पर दोनों ही क्या हैं, दुर्बल हैं। यहां पर दोनों ही क्या थे, दुर्बल थे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, यानी कि इनके संयुग्मी जो हम देखें आयन वो क्या होंगे, प्रबल प्रकृति के होंगे, और प्रबल प्रकृति के हैं तो इनका क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा। इस स्थिति में धनायन व ऋणायन दोनों का क्या होगा, जल अपघटन होगा, और विलयन की प्रकृति संबंधित दुर्बल अम्ल व क्षार की शक्ति पर निर्भर करेगा। यहां पर इसको भी हम समझ सकते हैं कैसे, NH4 प्लस का जल अपघटन अभी हमने देखा था, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा NH4OH प्लस H प्लस। क्या बन जाएगा बच्चों, NH4OH प्लस H प्लस। ऐसे ही हम एसीटेट आयन का भी जल अपघटन देख सकते हैं। यहां पर क्या बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस OH आयन। यहां पर दोनों बन रहे हैं, H प्लस भी बन रहा है और OH आयन भी बन रहा है। इसका मतलब इनकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, इनकी शक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार का लवण। अब चूंकि यहां पर दोनों ही क्या है, प्रबल प्रकृति के हैं, यानी कि इनके आयन जो हैं वो किस प्रकृति के होंगे, दुर्बल प्रकृति के होंगे। इसका मतलब इनका जल अपघटन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं HCl प्लस NaOH, क्या है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, इनसे एक NaCl लवण बना। NaCl लवण बना तो NaCl का अगर हम जल अपघटन करवाएं तो इसका जल अपघटन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बन रहा है NaOH प्लस H प्लस, और Cl क्लोराइड आयन का अगर हम जल अपघटन करवाएं तो क्या बनेगा, HCl प्लस OH आयन। अब चूंकि HCl भी प्रबल है और NaOH भी प्रबल है, तो ये अभिक्रिया इधर से इधर ना होकर इधर से इधर होगी। इसका मतलब इनका जल अपघटन नहीं होगा। इसका मतलब ये किस प्रकृति के होंगे, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो ये हमने देख लिया जल अपघटन किसका, लवण का जल अपघटन, और हमने बफर विलयन को इस चैप्टर में पढ़ लिया है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।